गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिविल सर्विस स्पोर्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 68वीं बीपीएससी टेस्ट 1 का पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसका टेस्ट 11 दिसंबर को हो चुका है और कुछ मुख्य बातें ध्यान देने योग्य है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को बनाने बैठते हैं या डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन करते समय कॉपी और पेन अवश्य लेके बैठें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी होते हैं, अनुमानित क्वेश्चंस होते हैं और जो भी डिस्कशन में आता है ये उस क्वेश्चन के आसपास के वातावरण से लिए गए बिंदु होते हैं और जो पूछने की संभावना अधिक बनती है। तो इसलिए इसे बैठ के किसी भी टेस्ट का डिस्कशन आप सुनते हैं तो बैठ के सुना करें और एक कॉपी पेन साथ में रखें, जो इम्पोर्टेंट बिंदु आएंगे उसे लिख लिया करें। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। आज पार्ट 2 में साइंस को हम लोग देखेंगे। आइए 53 नंबर क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ कहा गया है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो आप लोग इसमें क्या बनाए हैं कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें सही उत्तर बी होगा, पानी। हमारे शरीर में पानी की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो शरीर में खनिजों, नमक और पानी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण शरीर का कार्य प्रभावित होता है। इसीलिए गांव ग्रामीण क्षेत्र में लोग कहता है उल्टी और दस्त होता है तो का डिहाइड्रेशन हो गया, तो वहाँ नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है। डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स इलेक्ट्रोल पाउडर लिखता है, कहता है कि इसे पिलाए, क्योंकि वो पानी को पूरा करेगा हमारे शरीर में। तो इसीलिए पानी की कमी से होता है। अब आगे चलते हैं 54 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। इसका क्या बना है आप लोग। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो ऐसे सब जो व्याख्या दे रहे हैं तो इससे आप लोग मुख्य मुख्य बिंदु लिख लें। ये हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है आप परीक्षा देने जाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो करके इसके डिस्कशन से क्वेश्चन पूछा जाए और ऐसी संभावना बहुत बनती है। तो इसलिए आप लोगों को कहते हैं, बार बार कहते हैं कि कॉपी पेन लेके बैठें। तो हम लोग आगे देखते हैं 55 को। 55 में कहा गया है, निम्न में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है, बताइए। चलिए, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में कुछ बातें और जान लें, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कपाल के स्फेनाइट हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हार्मोन का उत्पादन करना होता है, जो थायराइड, एड्रेनल, अंडाशय और विरसन सहित शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नियंत्रित करता है। समझ में आ रहा आप लोग को? जी ठीक है। जहाँ कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, सदैव आपका उत्तर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 56, ब्लैक फंगस का क्लिनिकल नाम क्या है। तो अभी ब्लैक फंगस का पूछा गया है। ऐसे ही कई सारे होते हैं जिसका क्लिनिकल नाम पूछा जाता है।
तो इसलिए आप जहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस देखें तो आसपास के भी चीज़ों को देखने का प्रयास करें, उसे याद रखने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यूकरमाइकोसिस। इसकी कुछ उपयोगी बातें सुन लें आप लोग। ब्लैक फंगस का क्लिनिकल नाम म्यूकरमाइकोसिस है। यह एक फंगस इन्फेक्शन है जो तेजी से नाक, आँख, दिमाग व साइनस में फैलता है। आगे चलते हैं हम लोग 57 में। पेनिसिलिन, जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है कहाँ? ठीक है, तो इसमें कवक, सही उत्तर इसका होगा कवक। पेनिसिलिन एक साधारण फफूंद है। यह एक प्रकार का कवक श्रेणी का मृत जीवी वनस्पति है। इसे नीली या हरी फफूंद भी कहा जाता है। यह सड़ी गली सब्जियों, कटे हुए फलों, रोटी, सड़े हुए मांस, चमड़े आदि पर उगता है। विशेषकर यह नींबू के ऊपर बहुत ही सहज रूप से उगता है। नींबू काट देंगे और रख देंगे कुछ दिन ना, तो उस पर आपको दिखने लगेगा हरे कलर का फफूंद टाइप का, वही है ये। अब नेक्स्ट है 58, प्रश्न संख्या 58। एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ? बताइए। आंत में, इंटेस्टाइन। इसकी कुछ और बातें जान लीजिए। एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी कहा जाता है, यह साधारण रूप से नियत तापी प्राणियों के जठरांत्र क्षेत्र सॉरी जठरांत्र क्षेत्र या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में निचली आंतों में पाया जाता है। और ये इकोलाई एक बीमारी है। इसके बारे में बता दूं कि ये वॉशरूम से अधिक, वॉशरूम गंदा रहने के कारण अधिक तादाद में होता है। अधिक लोगों में इसलिए कहा जाता है कि वॉशरूम को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, यहाँ ये कीटाणु अधिक तादाद में, और महिलाओं में ये बीमारी अधिक होती है। तो इसलिए आप लोग अपने वॉशरूम का निरंतर ध्यान रखें और हमेशा उसको साफ़ सुथरा रखें। और नेक्स्ट है 59। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगीकरण पादप है? हाँ, तो इसका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 1, 4, 5। एक में अल्फाल्फा, चना, चिकपी बोला जाता है इसको, चना, और तिप्तिया घास, क्लोजर। अब इसका कुछ और चीज़ें जान लें आप लोग। नाइट्रोजन यौगीकरण पादप वे होते हैं जिनकी जड़ें विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं द्वारा संगठित होती हैं। ये वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं सॉरी। और इसे नाइट्रोजन के एक उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग पादप के बढ़ने में मदद के लिए किया जा सकता है। और नेक्स्ट है 60। प्रोटीन का संश्लेषण होता है जैसे गोल्जी काय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम पर, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप लोग किसको बनाए हैं?
इसका सही उत्तर होगा बी। राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बदलते रहते हैं, उसकी प्रवृत्ति बदलती रहती है, तो उसका सही नॉलेज आपको होना चाहिए कि क्वेश्चन को कितनों ही तरह से घुमा के पूछ ले, जब आपको सही उत्तर पता रहेगा तो आप पकड़ ही लेंगे कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, किसे? राइबोसोम को। चलिए नेक्स्ट है 61। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे? उत्सर्जन से, परासरण से, शोषण से, पाचन रस से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शोषण से। शोषण की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। शोषण संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शोषण संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि शोषण क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है और माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य कार्य कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है। ये भी आपको क्वेश्चन निकलेगा, इसे भी आप नोट कर लें। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका श्वसनांग कहा जाता है। श्वसनांग या फिर ये भी कहते हैं शक्तिगिरी, पावर हाउस कहा जाता है। और एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए इसको आप लोग लिख लें। तो जो भी बोलता हूँ ध्यानपूर्वक सुने, और जहाँ लिखने बोलता हूँ वहाँ तो अवश्य ही लिख लें आप, क्योंकि वहाँ से प्रश्न निकलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। पादप कोशिका में डीएनए होता है क्या क्या? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। बताइए क्या? इसमें से आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत नहीं है। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसे टर्म पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए 62 में आते हैं। 62 का आंसर डी होगा। 1 2 3 तीनों, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। अब इसका आपको पादप कोशिका में डीएनए होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऑप्शंस में ये तीनों रहेंगे, और 2 भी दे सकते हैं। कूट में 1 2 या 1 3 या 1 2 3 या केवल 2, इस तरह के होंगे। तो आप जब तक इसकी सही जानकारी नहीं रखेंगे तो आप उस कूट को नहीं मिला पाएंगे। आप अगर रखते हैं तो कूट वाले क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। हाँ, 2 ऑप्शन यहाँ मिल गए, 2 हमारे ये सही हैं, तो ये अगर नहीं भी जानते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट चलते हैं 63 में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका बनती है जैसे यकृत, बी में अग्नाशय, सी में दीर्घास्थि, डी में तिल्ली, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दीर्घास्थि, लॉन्ग बोन। मानव शरीर के दीर्घ अस्थि अंग में लसिका कोशिका बनती है। लसिका कोशिकाएं बनती है जिसमें स्तंभ कोशिकाओं का लसिका, लिम्फ, अंगों के गुणन, विभेदन तथा परिपक्वन होता है। लसिका कणिकाओं की उत्पत्ति लसिका ग्रंथि में ही होती है। इस ग्रंथि से बहने वाली लसिका में यदि
काई विषैला पदार्थ रहता है तो लसिका कणिकाएं उसे नष्ट कर देती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 64। यहाँ सूची दिया गया है। अब जैसे ऐसे सूची वाले प्रश्न आते हैं तो सूची वाले प्रश्न में आप दो, कभी कभी एक भी उत्तर सही सही जान रहे हैं तो आप इसे सही कर सकते हैं। दो जान रहे हैं तो उससे अधिक संभावना क्वेश्चन सही करने के बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि सूची में खोजकर्ता दिया गया है और दूसरी सूची में खोज दिया गया है। अब यहाँ हम लोगों को देखना है कि इसका स्लाइडेन और स्वान, इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन सी में है, अल्टमैन डी में है, रॉबिन्सन एवं ब्राउन। तो आप लोग बताएं कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा डी। जैसे स्लाइडेन और स्वान, इसका खोजकर्ता कोशिका सिद्धांत का खोज किया था। ये स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत का खोज किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किए थे, केंद्रक। और अल्टमैन किए थे राइबोसोम का। और रॉबिन्सन एंड ब्राउन ये किए थे माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब इसके बारे में कुछ और दो तीन बातें जान लीजिए। स्लाइडेन एवं स्वान जो है कोशिका का सिद्धांत, और आप लोग लिख लिया कीजिए जी, आप लोग लिख लीजिए। रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज, और रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में, और जेई पैलाडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज की, तथा अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 65। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? चलिए, आप लोग तो लीची खाते ही होंगे, वो बहुत पसंदीदा भी होगा जब इसका सीजन आता होगा तो। हाँ, खाने वाला भाग कौन सा है? तो यहाँ दिया गया है एरियल, एंडोकार्प, पेरिकार्प, मीजोकार्प। और प्रयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ए, एरियल। अब इसमें देखिए, जैसे लीची का खाने योग्य भाग जो होता है वो आम का खाने योग्य भाग मीजोकार्प है, और इसका जो है लीची का है, क्योंकि बीज के ऊपर हम लोग उसका ये खाते हैं छिलका, और बीज के बीच की जो भाग होती है वो खाते हैं, तो उसको एरियल है। और आम का जो हम लोग खाते हैं वो मीजोकार्प बोला जाता है उसको। और नारियल का जो खाने योग्य भाग होते हैं एंडोकार्प बोला जाता है। अनार के खाने योग्य पेरिकार्प। आप लोग इसको लिख लें। ये जरूरी नहीं कि लीची के खाने के भाग को ही आपको पूछा जा सकता है। परीक्षा में हो सकता है नारियल के बारे में पूछ ले, आम के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए लिख लें। तो रिपीट कर देता हूँ इसको। लीची के खाने भाग को एरियल, ठीक है। उसके बाद आम के खाने योग्य भाग को मीजोकार्प, नारियल के खाने योग्य भाग को एंडोकार्प, अनार के खाने योग्य भाग को पेरिकार्प, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाइड्रोफोबिया रोग होता है क्या? हाइड्रोफोबिया जैसे जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। ई में तो वही उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही उत्तर क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कवक द्वारा। रेबीज हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है। रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है।
यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार और भेड़िया के काटने या जख्म को चाटने से होता है। अब यहाँ पे रुक के एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों के जानने वाले में या कभी सुने भी होंगे, भविष्य में ज़रूर सुने होंगे कि उसको किसी को कुत्ता काट लिया तो उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। अरे बचपन में तो डराया भी जाता था, ये बुरे बुरे इंजेक्शन पेट में दिए जाते हैं, क्या याद है? तो वही रेबीज़ का इंजेक्शन उसको पड़ता था। तो ये रेबीज़ जो है कैसे किस किस के द्वारा फैलते हैं, तो बिल्ली के द्वारा भी, कुत्ते के द्वारा भी, सियार, भेड़िया के काटने से जख्म जो होता है या फिर जख्म को चाटने से होता है। इसका विषाणु वायु द्वारा भी फैलता है। इसमें मस्तिष्क शोथ, मेनिंजाइटिस, सिर दर्द, गले की खराबी, 3-4 दिन तक हल्का बुखार भी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ के लगातार कमी से होता है? ऑप्शन है नियासिन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, साइनोकोविलामिन। साइनोकोविलामिन उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नियासिन। अब इसके लिए विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम वो नियासिन है। शरीर में लगातार इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होने का खतरा रहता है। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और शरीर में लगातार इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होने का खतरा बना रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 में। निम्नलिखित में से किसके दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? चलिए इसका उत्तर आप लोग सोचिए तो। ऑप्शन गाय, बकरी, सी में स्त्री, डी में भैंस। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्री, ऑप्शन सी। 69 नेक्स्ट क्वेश्चन 69। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? ये तो बता देना चाहिए, आप लोग बता देंगे सही से मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ लोग बहुत फंसते हैं। बहुत लोग कुछ से कुछ बोल देते हैं, जैसे इसमें जड़ दिया गया है, परकंद दिया गया है, कंद दिया गया, फल दिया गया। तो कोई बोलते हैं फल, कोई जड़, कोई कुछ। तो इसका सही उत्तर होगा परकंद। समझ में आ रहा है जी? इसी तरह के क्वेश्चंस हल्दी के बारे में पूछा है, कभी गाजर के बारे में पूछेगा, कभी मूली के बारे में पूछेगा, कभी आलू के बारे में पूछेगा। तो इस ऐसे सब प्रश्नों पे ध्यान दिया कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70। पौधे में जैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर का निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जैसे पोटोमीटर, पोरोमीटर, सी में बैरोमीटर, टेंसियोमीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पोटोमीटर। पौधों में पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए फोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका? फोटोमीटर। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 71। डबल रोटी का निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी का निर्माण इसमें है एजेटोबैक्टर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, सेकेरोमाइसिस और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सेकेरोमाइसिस।
नेक्स्ट चलते हैं 72। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है जैसे मेलानिन, कैरोटीन, लाइकोपिन, फाइटोक्रोम। और ऑप्शन ई जो फंसाने वाला है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अब ऐसा लगता है बीपीएससी जैसे इस बार किया है कि निगेटिव भी रहेगा और ऑप्शन ई भी रहेगा। अरे बाबा, ये ऑप्शन ई निगेटिव से कम है क्या? सोचने वाली बात है यार। सारा रिसर्च बीपीएससी ही करता है, मतलब यूपीएससी को फेल किए हुआ है। वाह, टैलेंट भी तो बिहार में ही है ना। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ए, मेलानिन। मानव त्वचा में मेलानिन की कमी से त्वचा का रंग गोरा होता है, जबकि अधिकता से त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। गाय के दूध में पीलापन का कारण जो है वो कैरोटीन विटामिन के कारण होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। जैसे, अब इसका एक एग्जांपल्स भी देते हैं आपको। मेलानिन एक मेडिसिन भी आती है। वो मेडिसिन जैसे चर्म रोग बहुत सारे लोगों को होता है जो वाइट स्पॉट हो जाता है, तो डॉक्टर्स इसको लिखते हैं और ये इंजेक्शन के तौर पे भी आता है, लगाने के लिए भी आता है। और जहाँ जहाँ वाइट स्पॉट होता है वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, और लिक्विड फॉर्म में भी आता है और बहुत महंगी होती है दवाई। इसे लगाकर धूप में रखा जाता है और धूप और इसके मिश्रण से, मेडिसिन के मिश्रण से वहाँ का कलर को थोड़ा 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 डीप किया जाता है। तो वही कहा जाता है कि ये त्वचा के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसी की कमी से त्वचा का रंग गोरा होता है, इसलिए अलग से इसको डॉक्टर्स लिखते हैं, और ये अधिक हो जाता है तो काला पड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय, बी में परिधीय तंत्रिका तंत्र, सी में अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और डी में परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है 74। थोड़ा जल्दी जल्दी ले चलते हैं, और आप लोग भी जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करें क्योंकि समय कम है। 74। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने के लिए सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन का कार्य कौन करता है? ए में है थैलेमस, सेरेबलम, सेरेब्रल 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 और अल्फैक्टरी लोब। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सेरेबलम। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने के लिए सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन का कार्य सेरेबलम करता है। थैलेमस सोने एवं जागने में मुख्य भूमिका निभाता है। आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, ये सब मुख्य भूमिका थैलेमस निभाता है। चलिए नेक्स्ट है 75। निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीवधारी है? ए में अमीबा, 2 में बैक्टीरिया, 3 में प्रोटोकॉल, डी में एनिमेलिया। ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा डी, एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के बारे में कुछ जानिए। ये जो है ना एनिमेलिया, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति एवं संश्लेषी तंत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 76। आरबीसी में क्या नहीं होता है? हेमोग्लोबिन, केंद्रक, प्लाज्मा, पानी। प्रयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लिख लें, ये प्रश्न बन सकते हैं। कोशिका द्रव में स्थित वह संरचना जो जीव द्रव की क्रियाओं को संचालित करता है, अर्थात कोशिका का नियंत्रण करता है, केंद्रक कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 77। रक्त के जमने में निम्न में कौन सहायता करता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं, लगभग स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इसमें है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फैब्रिनोजन, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा फैब्रिनोजन। रक्त जमने में इसका बहुत सहयोग होता है। जैसे हम लोगों का कहीं कट गया ब्लड जारी रहता है। कहा जाता है पहले के ज़माने में तो कोई भी जड़ी बूटी या फिर कोई भी पौधा ऐसे मसल के उस पर ये कर दिया जाता था तो थोड़ी देर के लिए वो ब्लड को चाँप या स्किन को जहाँ कटा हुआ जगह है वहाँ दबा के रखता था, तो थोड़ी देर में वो रुकने लगता था। फिर वहाँ एक जालीनुमा ये बनता, प्रोटीन बनता है, फिर ब्लड को बहने से रोकता है, तो वो प्रोटीन फैब्रिनोजन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 78 ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ा, यकृत, आंत, मस्तिष्क, और ऊपर में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा। अब ये आप लोग यहाँ पे फंस नहीं जाइएगा कि ब्रोंकाइटिस कह रहा है तो या तो ब्रेन से होगा या बोन से होगा। ये सब शब्दों के जाल में नहीं फंसना है आप लोगों को, इसलिए कहता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे लिख लिया करें। अब बहुत लोग तो लॉजिक लगाते हैं अपना, वो लगता है ऐसा कि बहुत बड़ा ज्ञानी वो पहाड़ पे बैठे हुए वो मतलब नहीं होता है कि साधना प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करके आया हो, और वो ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं। यहाँ कहेंगे एक ऐसे ही क्लास में एक स्टूडेंट को पूछा था कभी, तो बस क्वेश्चन मैं अभी मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि शब्दों के आधार पे वो उत्तर को पकड़ता था कि वो ऐसा है तो इसी से रिलेटेड होगा। अरे नहीं बाबा, ब्रोंकाइटिस है तो ये ब्रेन से नहीं है, ये बोन से नहीं है, हड्डी से नहीं है जुड़ा हुआ, ये फेफड़ा से है। फेफड़ा में ना ही हड्डी है ना ही ब्रेन है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 79 निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए पोलियो, बी रेबीज, सी रिंगवर्म, डी प्लेग, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेग। प्लेग के बारे में और कुछ जान लीजिए। प्रमुख जीवाणु जनित रोग है ये। तपेदिक, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, सुजाक, प्लेग, अतिसार या पेचिस आदि ये प्रमुख विषाणु जनित रोग होते हैं। रेबीज, पोलियो, हेपेटाइटिस, फुट माउथ रोग आदि ये आप लिख लें, रिपीट में कर दे रहा हूँ इसको। प्रमुख जीवाणु जनित रोग कौन कौन है वो देखिए। तपेदिक, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, सुजाग, प्लेग, अतिसार, पेचिस आदि। और फिर प्रमुख विषाणु जनित रोग जो है, विषाणु जनित रोग में आ जाएगा रेबीज, पोलियो, हेपेटाइटिस, फुट माउथ रोग आदि। अब हेपेटाइटिस में भी कैटेगरी है। वह हेपेटाइटिस एक तो हो गया प्लेन, फिर हेपेटाइटिस बी जो बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें जिस तरह से लोगों को बिलीरुबिन बढ़ जाता, कहता है जॉन्डिस हो गया, तो वैसे ही हेपेटाइटिस बी में पूरे सूख जाता है, लोग पीले पड़ जाते हैं, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बहुत वीक हो जाते हैं। इसमें लोगों को वैक्सीन लेना पड़ता है। हेपेटाइटिस बी प्रॉब्लम जिनको होता है उनके आसपास जाने वाले को वैक्सीन तक लेना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 80 विटामिन ए मानव शरीर में संग्रहित रहता है। विटामिन ए कहाँ, ये तो पूछ रहा है। ए में लीवर, बी में स्किन होगा, सॉरी स्क्रीन मिसप्रिंट हो गया, स्किन, सी में लंग्स, डी में किडनी। बताइए किसमें? इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं।
जहाँ इस तरह से बता देता हूँ वैसे क्वेश्चंस पे आप लोग बहुत अधिक ध्यान दें और उसे लिख भी लें हो सके तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। निम्नलिखित में कौन पाचक एंजाइम है? पाचक एंजाइम पूछ रहा है, कौन है बताइए। एक में है टिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। बोलिए। चलिए मैं बताता हूँ। सॉरी, सही उत्तर है डी। डी में तीनों है पाचक एंजाइम, टिप्सिन भी है, टाइलिन भी है, पेप्सिन ही है। अब यहीं पे ये कभी उत्तर में एक ऑप्शन देगा, कहीं दो देगा, कहीं तीन देगा। अब यहाँ तीनों है तो तीनों आप लोग लिख लेंगे। तो अब ऐसा क्वेश्चन कूट में पूछे या डायरेक्ट पूछे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। टिप्सिन, टैलिन और पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिसका स्राव हाँ, इसे क्या बता रहे थे, टिप्सिन, टैलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिसका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा आमाशय द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 82। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है हार्मोन, दूसरी तरफ है श्रावण ग्रंथि। बोलिए किसको? चलिए, यहाँ कहा जाता है प्रोजेस्टेरो, दूसरा वृद्धि हार्मोन, तीसरा इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन। यही में उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या है पकड़ने योग्य बातें? ध्यान दिए आप लोग? नहीं दिए होंगे, मैं दिखाता हूँ। ये निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? और यहाँ हार्मोन दिया, यहाँ श्रवण ग्रंथि दिया। अब यहाँ इसका सही उत्तर होगा ई। कारण यहाँ पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है। अरे यहाँ बाबा सब सुमेलित है, तो इसलिए यहाँ ई होगा। तो इसका जैसे प्रोजेस्टेरोन जनन ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन अग्नाशय, टेस्टोस्टेरोन अंडकोश, ये सब सारा सुमेलित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83। 83 में कहता है निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी ऑयल तेल। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक ई में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं 84। रक्त समूह ब्लड ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में? ये आप लोग खुद विचार कीजिए और तुरंत तुरंत उंगली में काउंट कीजिए और हमको बताइए। कर लिए? शायद में भी जो भी हो, इसका सही उत्तर होगा बी 4। क्या क्या होता है? अरे आप लोग तो कई दफ़ा सुने होंगे कि हमको ब्लड ग्रुप ए चाहिए, ब्लड ग्रुप बी चाहिए, ए बी चाहिए, ओ चाहिए, क्योंकि मेरा पेशेंट हॉस्पिटल में दिस दर। ये 4 के अलावा और कुछ सुने हैं क्या? 4 ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा। ब्लड ग्रुप जैसे रक्त समूह के 4 वर्ग कौन कौन है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कन्वर्सेंस। कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा बी म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। लिख लीजिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। यह उनका सहजीवी लक्षण है। सहजीवी के अंदर 2 पादप तथा जंतु बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए रहते हैं, जिसे सहजीवी कहते हैं। अब ये बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, क्या समझे इससे?
आजकल के डेट में देखते होंगे घर में लोग रहते हैं और नया फैशन नहीं चला है, छोटा वो पप्पी और क्या क्या पालते हैं घर में, जहाँ अपने बैठते हैं वहीं उनको भी बैठाते हैं, बेड पे रहते हैं। मतलब वो एक तरह से सहजीवी हो गया, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, एक दूसरे का मित्र बन गए, एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उसी तरह से ये है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। यह उनका सहजीवी लक्षण है। सहजीवी के अंदर दो पादप तथा जंतु बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए रहते हैं, जिसे सहजीवी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 86 में। जहाँ जीव रहता है उस सटीक स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ए आवास, बी निकेत, सी पारितंत्र, डी बायोम। ई में उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कहाँ रहते हैं बताइए? घर होगा, आवास होगा, कुछ तो होगा। आपका निवास स्थान कहाँ है? निवासी का आवास कहाँ है आपका? अरे मेरा आवास यहीं पे है, बगल में है। तो इसका ये होगा सही उत्तर। जीव जहाँ रहते हैं उस स्थान को आवास कहा जाता है। ठीक, अब देखिए आगे निकेत, जैसे ये ऑप्शंस आया, अब लिख लीजिए जो बता रहे हैं। निकेत के अंतर्गत किसी जीव के उसके समुदाय के कार्य, विशिष्ट कार्य व स्थान का आकलन किया जाता है। उसके समुदाय के विशिष्ट कार्य व स्थान का आकलन किया जाता है, उसे निकेत कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो निकेत एक प्रजाति और उसके पर्यावरण के बीच की कड़ी पर आधारित है। उदाहरण के लिए यदि हम तापमान सीमा निर्धारित करते हैं जिसे भीतर एक विशिष्ट प्रजाति के जीव जीवित रह सकते हैं और पुनरुत्पादन कर सकते हैं। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र और विशेष सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अब इसी में जैसे जीवोम के बारे में भी कुछ कहा जाता है। जीवोम को एक वृहत प्राकृतिक परितंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे हम पादप तथा जंतु के समुदायों के पूर्ण संगठन या अध्ययन करते हैं। समझ गए? निकेत क्या हुआ, आवास क्या हुआ, जीवोम क्या हुआ, ये सब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 87। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलती है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग सही बनाए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम, डी पेरोक्सिसोम। और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बी क्लोरोप्लास्ट। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा का अवशोषण करके एटीपी में ऊर्जा को संग्रहित करता है। क्लोरोप्लास्ट वस्तुतः पौधों का प्रमुख अंग है जो पत्तियों के भीतर सूक्ष्म रूप से मौजूद रहता है। पत्तियों के भीतर, याद रखिएगा, तना में नहीं, पत्तियों के भीतर सूक्ष्म रूप में मौजूद रहता है। यह पादप कोशिका का हिस्सा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह पौधों को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और ये पौधों को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बी में ऑक्सीजन, सी में शर्करा, डी में ऊर्जा, ई में उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बी
ऑक्सीजन। पौधों जल, क्लोरोप्लास्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों की जड़ें जल को अवशोषित करती है। इस दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 89, निम्न में कौन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? ये तो याद रखने की चीज़ें हैं आप लोग, मुझे लगता है सही ही बनाए होंगे, अगर नहीं तो फिर अभी आप दिमाग में बैठा लें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेडुला, 2 बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस, डी सेरेबलम, ई ऊपर में से कोई नहीं, एक से अधिक। बोलिए। चलिए सही उत्तर इसका है सी हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान के साथ साथ शरीर में हार्मोन को भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ये आप लोग लिख रहे हैं, रट लें। तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? किसकी कोशिका में? ए लाइकेन, बी विषाणु, सी बैक्टीरिया, डी शैवाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बी विषाणु। चलिए नेक्स्ट है 91, मानव नेत्र में कर्निया क्या है? यदि पर्दा है, बी में पेशी मध्यपट, क्या है? पेशी मध्यपट है, सी इसमें रुधिर वाहिकाएं हैं या होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, डी में यह प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है, ई में उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए क्या बनाए आप लोग इसका? इसका सही उत्तर होगा डी, यह प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है। अब कर्निया आंख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। यह आंख को 2/3 भाग है, आंख का 2/3 भाग है, जिसमें बाहरी आंख का रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। यह प्रोटीन और कोशिकाओं का बना होता है, रुधिर वाहिकाएं नहीं होती। पूछ लेगा होती है, बोल दिए हाँ, नहीं बाबा रुधिर वाहिकाएं नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है क्या? सेरेबलम, सेरेब्रम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन जो है हमारे बायोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेबलम, सेरेब्रम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ यहाँ कहता है सेरेबलम, यहाँ सेरेब्रम, मिलता जुलता लग रहा है ना? नहीं, पकड़ना है इसको। फिर मेडुला है, स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। और यहाँ पे हमारा बायोलॉजी ख़त्म होता है। और आप लोगों को कैसा लगा ये डिस्कशन क्लास? आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और आप लोगों का अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। और हमारा टेस्ट पेपर सिविल सर्विस स्पोर्ट का बीपीएससी 68 के लिए निरंतर चला 11 दिसंबर से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और हमारे यूट्यूब के चैनल पे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और आप लोग जो भी नए मित्र विद्यार्थी जो भी जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे टेस्ट से लाभान्वित हो सकते हैं। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मित्र हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उन्हें आप दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो हमारे आएंगे तो वो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा
और आकर के आप अति शीघ्र उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, ये टेस्ट वन का सेकंड पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसे देख सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट साइंस का पोर्शन था, इसे आज किया गया है। और नेक्स्ट बहुत जल्द इसका थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें आगे जो है पॉलिटी वगैरह ये सबको उसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सिविल सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।